एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन की एक और वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का नाम है इंटरव्यूइंग स्किल्स और ये पार्ट 2 है वीडियो का। इससे पहले हम ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बताया इंटरव्यू क्या होता है, कैसे अपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए, उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सेट्रा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम रिज्यूमे समझते हैं। रिज्यूमे क्या होता है? देखिए, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो एक टेलर डॉक्यूमेंट जो आपकी क्वालिफ़िकेशन को, वर्क एक्सपीरियंस को और स्किल्स को हाईलाइट करता है उसको रिज्यूमे बोलते हैं। और ये जो रिज्यूमे होता है, जब आप इसको डिज़ाइन करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपरली आपकी क्वालिफ़िकेशंस को हाईलाइट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। इट शुड बी मीनिंगफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड वन दैट इवोक्स द इंटरेस्ट ऑफ द पोटेंशियल एम्प्लॉयर। क्योंकि उसके पास तो देखिए बहुत सारे रिज्यूमेज आएंगे, उसमें से उसको एक या दो पिक करने हैं, मतलब उसको थोड़े से रिज्यूमेज पिक करने हैं। तो जो सबसे अट्रैक्टिव होगा, जिसको लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट उपयुक्त रहेगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसी को वो सिलेक्ट करेगा। तो रिज्यूमे भी आपका अपीलिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, रिज्यूमे कैसा हो, कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करें। तो नेक्स्ट है, हेयर आर सम गाइडलाइंस फॉर राइटिंग रिज्यूमे। पहली बात तो लेंथ की बात करते हैं। अब लेंथ ना तो बहुत लंबा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। रिज्यूमे जनरली 1 से 2 पेज का होता है जिसके अंदर आपकी सारी क्वालिफिकेशंस, हॉबीज़, इंटरेस्ट, प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं। दूसरा है फॉन्ट साइज़। जब रिज्यूमे लिखते हैं तो जो फॉन्ट साइज़ होने चाहिए, बहुत ऑर्नेट फॉन्ट्स मत यूज़ करें जो बहुत पढ़ने में मुश्किल हो, या लैंग्वेज ऐसी हो जो स्पेसिफिक हो, कंसाइज हो। वेग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल मत करें। अगला है पेज मार्जिन। प्रॉपर पेज मार्जिन होने चाहिए ताकि जो रिज्यूमे उसको आराम से पढ़ा जाए। लीव एम्पल मार्जिन्स ऑल अराउंड फॉर इजी रीडिंग। नेक्स्ट है लेआउट। इस प्रकार से रिज्यूमे बनाएं कि वो ऑर्गेनाइज लगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू अवॉइड। बहुत ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई और माई का इस्तेमाल मत करें। वेग लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करें। ब्रीफ हो और टू द पॉइंट हो। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कुछ अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्वालिफ़िकेशन अपनी मेंशन कर रखी है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर वो क्वालिफ़िकेशन आपने की हुई हो। अगर आपका एक्सपीरियंस आप शो कर रहे हो 4 साल का, तो वो 4 साल का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल के एक्सपीरियंस को आप 4 साल का शो कर रहे हो। तो जब भी आप रिज्यूमे लिखें तो बहुत जल्दबाजी में ना लिखें, ब्रीफ लिखें उसको, लैंग्वेज सही इस्तेमाल करें। और हर एक जॉब के अनुसार आपका रिज्यूमे भी डिफरेंट होता है, जो आपकी उसके अनुसार आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी अचीवमेंट्स को, आपके स्किल्स को हाईलाइट करता है। उसमें कोई स्पेलिंग एरर्स ना हो, आसानी से पढ़ा जा सके। इट शुड बी अपीलिंग टू द आइज़। और जो पेपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिज्यूमे राइटिंग के लिए वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड वेल लेड आउट। और आपने जैसे पहले भी बताया, एम्पल मार्जिन छोड़ देना चाहिए ताकि आसानी से पढ़ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट शुड बी हाईली फोकस्ड स्टेटमेंट एंड इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, कंसाइज एंड स्पेसिफिक। अब बात करते हैं अपीयरेंस की, यानी दिखने में कैसा होना चाहिए हमारा रिज्यूमे। ऑफकोर्स जो रिज्यूमे होता है बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत क्रूशियल होता है, और इट शुड हैव अ परफेक्ट लुक। बहुत लंबा या बहुत ज़्यादा घटिया पेपर पे होगा, टाइप डर्टी कीज़ और इवन अ सिंगल स्पेस टाइपो विल ऑफन बी रिजेक्टेड विदाउट बीइंग रेड। पढ़ते भी नहीं है लोग, क्योंकि हज़ारों की संख्या में रिज्यूमेज आते हैं। तो जब आप रिज्यूमे की अपीयरेंस की बात करें तो 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नीटनेस यानी साफ सुथरा होना चाहिए, सिंप्लिसिटी यानी बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, आसान भाषा का प्रयोग करें, कंसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। इसके बाद एक्यूरेसी मतलब जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो सही हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑनेस्टी। आपको जब रिज्यूमे देना है तो आपको ऑनेस्ट होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ रिज्यूमे। जब हम रिज्यूमे लिखते हैं तो कौन कौन से प्रमुख कंटेंट होते हैं। देखो, ये कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं कि हर एक के रिज्यूमे यही होंगे। एक जनरल सिनेरियो बता रही हूँ कि जनरली कंटेंट में अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहला है हेडिंग तो हो गई है रिज्यूमे की। तो हेडिंग में क्या होगा? तो हेडिंग के अंदर आपका नाम होगा, आपका पता होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। तो वट एवर हेडिंग यू यूज़, यू मेक श्योर द रीडर कैन टेल इट एन इंस्टेंट हु यू आर एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद यू। देखो, जब आप रिज्यूमे भेजोगे तो जो एम्प्लॉयर है वो देखते पहचान ले कि आपका नाम कैसा है, आपका एड्रेस कहाँ है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ताकि आपको इजीली अगर उसको कंटैक्ट करना हो तो वो कर सके।
दूसरा है जॉब और करियर ऑब्जेक्टिव। देखिए, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका पता भी तो होना चाहिए ना कि आपका उद्देश्य क्या है किसी जॉब को प्राप्त करने का। तो बेस्ड ऑन योर सेल्फ असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ जॉब मार्केट, यू शुड ट्राई फॉर अ सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर योर गोल। बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं डालनी, सिंपल से स्टेटमेंट डालनी है ताकि अपील करें एम्प्लॉयर को कि यहाँ आप अपने करियर के ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत सिंसियर हो। अगला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोई टेक्निकल स्पेशल कोई क्वालिफिकेशंस नहीं होती, ना ही उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ पे एजुकेशन सबसे पहले आ जाती है। अब एजुकेशन में किस ऑर्डर में, सपोज़ आपने एमकॉम किया है तो एमकॉम सबसे पहले लिखें, फिर बीकॉम लिखें, ऐसे ऐसे करके फिर 12th लिखें, ऐसे मतलब आपने जो सबसे पहले एजुकेशन की उसको सबसे पहले लिखें। इसके साथ साथ आपने कहाँ से, किस कॉलेज से, किस स्कूल से की है वो सब लिखें। आपकी परसेंटेज या आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो उनको मेंशन करें, अगर ख़राब है तो बिल्कुल मेंशन मत करें। और अपनी जब डिग्रीज मेंशन कर रहे हैं तो एब्रीवेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बीबीए किया है, मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो आप बीबीए लिख दीजिए। आपने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स किया है तो एमकॉम लिख दीजिए। मतलब फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, एब्रीवेशन से काम चल जाएगा। और आपको कोई ऑनर्स मिले, स्कॉलरशिप्स मिले, कोई आप स्टेट लेवल के कंपटीशन में आपने कोई मेडल हासिल किया है, आपकी कोई स्पेशल स्किल है कि आप ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया करते थे, आपने कॉलेज के या स्कूल के कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए थे, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक है, कोई आपको एनसीसी एनएसएस में कोई स्पेशल ग्रेड मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें जो आपकी क्वालिफिकेशंस को, आपके स्किल्स को इन्हांस करती है, वो उसका ज़रूर मेंशन कीजिए। अगला होता है वर्क एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आप देखते हो ना कई जॉब्स के अंदर वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। तो आपने इससे पहले कहाँ पर काम किया है, आपका एम्प्लॉयर कौन था, आप किस पोजीशन पर काम करते थे, आपका फंक्शन टाइटल क्या था, आपने कितने लंबे समय के लिए वहाँ पे काम किया, आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपने कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया है उस कंपनी के लिए, वो सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है पर्सनल डेटा। आप ये पर्सनल डेटा क्यों देते हैं, देखो एम्प्लॉयर है ना, वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, और आप अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बता दोगे तो आपकी रिज्यूमे को और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। तो जब आप बता रहे हो इसके बारे में तो बहुत ब्रीफली बताएं, बहुत ज़्यादा कुछ मत बताएं। यू माइट गिव हॉबीज़, स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन विच यू आर एक्टिव। जैसे आपने कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है, मतलब क्लब मतलब सोशल कॉज वाला कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है, उसके बारे में बता दें। किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में बता दें। और एंड में होते हैं रेफरेंसेस। जनरली तो जो एक रेफरेंसेस होते हैं हम लिख देते हैं रेफरेंसेस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, लेकिन जब रेफरेंसेस दे रहे हैं तो 2 या 3 से ज़्यादा रेफरेंसेस मत दें। उनका पूरा नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस सब देना ज़रूरी होता है। साथ में आप अपने रिलेटिव्स का रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल मत करें। इसके साथ साथ जब आप रेफरेंसेस के रूप में लोगों को रेफरेंस दे रहे हैं तो ऐसे इंडिविजुअल्स का नाम लें जैसे कोई फॉर्मर वर्क सुपरवाइज़र है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर्स है, ऐसा कोई। और उसका नाम देने से पहले, मतलब जिसका रेफरेंस के तौर पे नाम दे रहे हैं उनसे पहले परमिशन ले लें कि मैं आपका नाम अपने रिज्यूमे में लिख दूँ एज अ रेफरेंस। जब वो परमिशन दे तभी, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया तो वो रेफरेंस को फ़ोन करके या उनको ईमेल करके कंफर्म करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति को आप जानते हो, इसका करेक्टर कैसा है, आपके ऑफिस में काम करता था तो उसका कैसा था, वर्क एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने बिना पूछे अगर अपना किसी का नाम दे दिया है एज अ रेफरेंस तो वो अचानक से शॉक हो जाएगा और मे बी आपके बारे में गलत जानकारी भी दे दे। तो पहले उसको कॉन्फिडेंस में ले लें, उससे परमिशन सीख कर लें। नेक्स्ट है हाउ टू राइट परफेक्ट रिज्यूमे। पहला है प्रॉपर साइज़। इट शुड नीदर बी वेरी लॉन्ग नॉर बी वेरी शॉर्ट, और प्रॉपर साइज़ होना चाहिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके कवर होने चाहिए। दूसरा है क्लियर एंड ट्रू। कोई भी झूठी जानकारी मत दें, इट शुड बी लेजिबली रिटन, और जो भी जानकारी दें वो आपको मालूम भी होनी चाहिए कि आपके रिज्यूमे में ये चीज़ लिखी हुई है। तीसरा है कंटेंट एंड स्टाइल। तो प्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फर्स्ट। मैंने बताया था ना, जो आपने रीसेंट क्वालिफिकेशन की उसको सबसे पहले लिखें, उसके बाद अपने फैक्ट्स और का इस्तेमाल करें, ओपिनियंस का इस्तेमाल मत करें, पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल मत करें, डेट ऑफ प्रिपरेशन मत लिखें,
और आपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था तो कितनी सैलरी आप ले रहे थे या क्या वर्क शेड्यूल था, उसके बारे में जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है हेडिंग एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। हेडिंग जैसे ज़्यादातर तो लोग यही यूज़ करते हैं रिज्यूमे एज अ हेडिंग। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, एड्रेस भी दे सकते हैं, साथ में अपना मोबाइल नंबर और आज की डेट में ईमेल आईडी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है करियर ऑब्जेक्टिव एंड स्किल्स समरी। आप अपने रिज्यूमे में बताएं कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं और आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो आपकी की क्वालिफिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन को समराइज़ कर दें और किस मंथ में आप अवेलेबल हो जाएंगे। सपोज़ आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप शायद किसी और कंपनी में पहले से काम करते हैं या आप कहीं और एंगेज्ड हैं, तो सामने वाले को बता दें कि आप कब अवेलेबल हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में काम करने के लिए। अगला है एजुकेशन। अब एजुकेशन की बात करें तो जितनी भी आपकी रेलेवेंट स्कूलिंग है, ट्रेनिंग है सिंस हाई स्कूल, वो सारे लिखना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपने कोई इलेक्टिव कोर्स किया है, कोई स्पेशलाइज आपने ट्रेनिंग की है, कोई सपोज आपने कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखी है, उसके बारे में जानकारी दे दें। आपके पास कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, कोई प्रीवियस आपने कहीं काम किया उसका एक्सपीरियंस है, आपका कोई जॉब रिलेटेड सेमिनार है उसका कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है तो वो सारे सर्टिफिकेट्स लगा दें। इसके साथ साथ आपने कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या किसी अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, जीडी में पार्टिसिपेट किया, उसमें आपका प्राइज़ है, उसके बारे में बखान कर देना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट वर्डी। अब इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी वर्बोज विद न्यूमरस वर्ड्स, यानी सिंपल भाषा का इस्तेमाल करें। अगला है नॉट टू स्लिक। अब इसका मतलब क्या है कि जो रिज्यूमे होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और ने लिखा आपके बारे में। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको एग्जैजरेट मत करें, बहुत बढ़ा चढ़ा कर मत लिखें, क्योंकि देखो जो एम्प्लॉयर होता है वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो देखते मात्र से पहचान जाएगा कि आपने कुछ गलत लिखा है या झूठ लिखा है। तो वही लिखें जो आपको बताओ और जो सही है, जो सत्य है। नेक्स्ट है स्किलफुल। देखो जो रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए जो आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी स्किल को बोले, और इट शुड टेस्टिफाई दैट एप्लीकेंट इज़ वेल अवेयर ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। आसपास क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जिस इंडस्ट्री के लिए आप जा रहे हो। सपोज आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में आपको मालूम हो, ऐसा रिज्यूमे होना चाहिए कि दिखे कि पर्सन इज़ वेल अवेयर अबाउट द होल इंडस्ट्री वर्ल्ड। नेक्स्ट इज करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग। अगर आप गलत ग्रामर यूज़ करते हो ना, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इंश्योर करें कि जब आप रिज्यूमे दे रहे हो तो ठीक उसके स्पेलिंग में कोई गलती बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट है क्लियर करियर ऑब्जेक्टिव। रिज्यूमे शुड ऑल्सो इंडिकेट क्लियरली द करियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एप्लीकेंट। देखिए हर एक का करियर ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, तो आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव वहाँ पे स्पेसिफाई कर दें। चूजिंग द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। देखिए जब आप रिज्यूमे लिखते हैं तो आप किन्हीं इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो आपके करियर ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन को आप या तो एक्सक्लूड कर देते हैं, उनके ऊपर कम एम्फेसिस करते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, ये 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और टारगेट, जो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, आपके गोल्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। ये जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे सबसे कॉमन फॉर्म होता है। इसके अंदर क्या होता है, आप जो रिलेटेड एक्सपीरियंस होता है वो सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद आप अपना जो एकेडमिक है उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो जॉब्स होती है, जो अपनी सबसे रीसेंट जॉब की उसके बारे में सबसे पहले बताएंगे। उससे संबंधित आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अकम्पलिशमेंट्स हैं, वो देंगे, और ऐसे ऐसे करके जो आपकी सबसे पुरानी जॉब होगी उसको एंड में लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपने एकेडमिक्स के बारे में बताते हैं। तो ये सबसे कॉमन तरीका होता है अपने रिज्यूमे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और एम्प्लॉयड भी इसी को प्रेफर करते हैं। स्पेशली ये तब सूटेबल होता है जब आपकी स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होती है और आप एक करियर पाथ की ओर बढ़ रहे हो आगे। लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, यानी अभी भी कॉलेज से पास आउट हुए हो, तो आप क्या कर सकते हो, पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिख सकते हो, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिखें। यानी आप यहाँ पे अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। दूसरा होता है फंक्शनल रिज्यूमे। ये जो फंक्शनल रिज्यूमे होता है ये आपके कॉम्पिटेंस के ऊपर, यानी जो आपका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। यानी आपकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद में आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस लिखेंगे। ये उनके लिए ज़्यादा प्रेफर करता है जो अभी अभी मार्केट में नए नए आए हैं, या अपना जो करियर है वो रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी वो शायद स्विच ओवर कर रहे हैं, या कुछ ब्रेक्स हुई हैं एम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
तीसरा होता है टारगेटेड रिज्यूमे। अभी टारगेटेड रिज्यूमे क्या होता है, ये आपका अटेंशन उन चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट करना चाहता है एम्प्लॉयर का कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप कैसे सूटेबल है। होता है ना कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई स्पेशल टेक्निकल आपको स्किल्स मानी गई हैं। सपोज़ कोई किसी के लिए इंजीनियर मांगे, उसमें भी कोई स्पेशल फील्ड मांगी और आपने उसी फील्ड में इंजीनियरिंग की है, या आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सीए मांगा गया है और आप सीए हो, तो आप क्या करते हो किसी टारगेटेड पोजीशन के लिए जब अप्लाई करते हो तो ये आपकी अचीवमेंट्स को इन्हांस करता है, उसको हाईलाइट करता है, एंड विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर कैपेबिलिटीज़ ऑल्सो, आप कितने सक्षम हैं। और आप पहले वो लिख देते हो जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं या जो आपकी अचीवमेंट्स हैं या जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, उसके बाद आप एम्प्लॉयर्स और स्कूल के बारे में जानकारी देते हो। तो दिस रिज्यूमे इज़ अ गुड चॉइस फॉर पीपल हु हैव वेरी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट दे वांट टू डू एंड हु कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी इन द टारगेटेड एरिया। थैंक यू ऑल, आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।